हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन बी ऑफ DOE प्रैक्टिस पेपर. अगर सेक्शन ए नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट. इट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन माय चैनल. सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से. इट सेज विच इज़ हैविंग मोर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ए बुलेट ऑफ मास 0.040 kg traveling at a speed of 1 km per second, or a ball of mass 0.060 kg moving at a speed of 1 meter per second. So फर्स्ट केस में आपके पास मास भी है, दैट इज़ 0.040 kg, एंड स्पीड भी है v बेसिकली 1 किलोमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे आप यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा. इट मस्ट बी SI यूनिट्स. सो 1 किलोमीटर को मीटर में कैसे लिखते हैं? 10 to the power 3. इट विल बी मीटर पर सेकेंड. देन उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट इज 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. तो येस, नाउ यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले. मास इज 0.040, v is 1 into 10⁻³ नाउ योर आंसर फॉर दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट विल बी 1.65 into 10⁻⁻35 मीटर. अब इसी तरह से यू कैन फाइंड फॉर बॉल. पहले हमने बुलेट का कैलकुलेट किया. लेट्स कैलकुलेट फॉर बॉल एंड लेट्स फाइंड आउट हुज वेवलेंथ इज मोर. सो बॉल के लिए आपके पास मास दिया हुआ है, इट इज़ 0.060 kg, एंड स्पीड दिया हुआ है, इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड. h इज गिवन, it is 6.64 into 10⁻⁻34 joule second. Then you can find the wavelength for this case. H is known, which is 6.64 into 10⁻⁻34 divided by mass. Mass is 0.060, v is 1. Now you can divide it and you will get approximate answer as 1.1 into 10⁻⁻32 meter in standard form. So you can see that the ball has more wavelength, de Broglie wavelength. So yes, that's your answer. This one has more wavelength, second one. Now we'll be moving to the next one, which is the fifth question. Let's start with question number 5. It says state the principle on which the working of an optical fiber is based. तो principle कौन सा होता है हमारा? TIR, which is total internal reflection पे based होता है हमारा पूरा का पूरा phenomena. देन उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फिनोमेनन टू अकर. नेसेसरी कंडीशंस हमारी कौन सी है फिनोमेना की? सबसे पहला आपका ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, ये हो गया एक. तो सेकेंड आपका ये होता है कि रे जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करनी चाहिए? रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम to rarer medium, denser to rarer medium. So this is the condition for it. B पार्ट देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है. यहाँ पे आपको पूछा गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री. क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट. तो कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड n कैसे निकलेगा? 1/sin c. क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी? sin 30. sin 30 इज हाफ, सो 1/2. 2 आपका ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. सो येस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 इन दिस केस. नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट विच इज v इज इक्वल टू c/n. c की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 into 10⁸. n की वैल्यू कितनी है आपकी? 2. सो इट विल गिव यू 1.5 into 10⁸ meter per second. So yes, this is your answer for the fifth one. Now moving to the sixth one. Let's start with question number 6. It says assuming that the two diodes D1 and D2 used in the electric circuit shown in the figure are ideal, find out D1 and D2 are forward bias or reverse bias. So सबसे पहले D1 को चेक करते हैं कि फॉरवर्ड है या रिवर्स्ड है. फॉरवर्ड कब होता है? जब P वाला जो होता है हमारा वो पॉजिटिव से जुड़ा हो. जैसे कि D1 के केस में आप देख सकते हो कि जो P टाइप है हमारा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है. पॉजिटिव मतलब बैटरी का पॉजिटिव. और जो N टाइप है इट इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ? D1 इज़ फॉरवर्ड बायस. सेकेंड हमें बनाना है D2 के लिए. तो D2 का चेक करते हैं और देखते हैं. D2 देखो यहाँ पे ये है D2 आपका, और
ये जो नेगेटिव वाला है मतलब एन टाइप है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल बी रिवर्स बायस्ड। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर से हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। I इज इक्वल टू E ओवर R। तो E इस केस में है 6 वोल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस हो गया, सो यस इट इज 6 डिवाइडेड बाय R। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, वो उससे आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, सो इट विल बी 2 + 1 विच इज़ 3 and you will get 6 over 3 which is 2 ampere. So your answer to this is 2 ampere. You have to take up 2 ohm as well because that's in series. ये पूरा सर्किट जाएगा हमारा और 1 ohm के अक्रॉस आपका आंसर आ जाएगा। So now moving to the C part. C part में आपको क्या पूछा गया, that you have to write the difference between half wave rectifier and फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को लेट से या सिर्फ नेगेटिव साइकिल को ही रेक्टिफाई करेगा, और जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, वो दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई कर देता है और एक कंप्लीट चेंज लाके दिखाता है हमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट, और कह सकते हो कि इसका यूज़ भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस देखते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज व्हाट यू कैन राइट इज कि इट रेक्टिफाइज द हाफ साइकिल ऑफ AC सर्किट, एंड सेकेंड में आप क्या लिख सकते हो, फुल वेव रेक्टिफायर में इट रेक्टिफाइज बोथ द साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो सकता है इसका, और आपका डिफरेंस ये भी हो सकता है कि what type of diodes are used in this case। तो डायोड्स हमारे कितने यूज़ होते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। हाफ वेव में कितने यूज़ होते हैं, वी ओनली यूज़ 1 डायोड, एंड फुल वेव में कितने यूज़ करे जाते हैं, फॉर द सर्किट पर्पस इट इज़ 2 डायोड्स। तो यस, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ 7th क्वेश्चन। Let's start with question number 7. It says write the following radiations in descending order of frequencies: red light, X-rays, microwaves and radio waves। तो हमें decreasing order में लिखना है इन सारी waves को। तो सबसे पहले आपका आएगा X-rays, they are the greater one, and then we had red light, then you had microwaves, and then last one is radio waves। So that's all for it for the first case। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वेव्स यूज्ड इन रडार। सो दैट इज़ द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को यूज़ किया जाता है फॉर रडार पर्पस। सी पार्ट है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स ऑल हार्मफुल UV रेज, दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ, तभी तो हमें इतना कंसर्न है उससे। अगर कोई फंक्शन ही ना होता उसका तो कोई कंसर्न ही ना होता हमें उससे। तो यस, UV रेस को ऑब्जर्व कर लेता है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देयर harmful effects. So that's the use of ozone layer in the atmosphere. This is question number 7 for you. Now moving to 8th one. Let's start with question number 8. It says what type of wavefront will emerge from point source? सेकेंड इज़ डिस्टेंस सोर्स। तो अगर आप पॉइंट सोर्स यूज़ करोगे ना तो आपको कैसा टाइप ऑफ वेव फ्रंट मिलेगा, इट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और अगर आप यूज़ करते हो डिस्टेंट लाइट सोर्स तो डिस्टेंट लाइट सोर्स से आपको कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, इट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, 2 टाइप के बन गए हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट केस में यू आर गेटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकेंड केस में यू आर गेटिंग प्लेन वेव फ्रंट। बी पार्ट में क्या है आपका, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट क्या होता है हमारा कि एक जैसी सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, कोहेरेंट तब होंगी वो जब 2 वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी की हैं, दे आर ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट मतलब कि उनका जब भी मूवमेंट हो रहा है तो फेज डिफरेंस मस्ट बी 0। ठीक है, सो यस, दिस इज़ योर आंसर फॉर बी पार्ट।
C part says monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What is the wavelength and speed of reflected light? तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि स्पीड और वेवलेंथ कितनी होगी, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके स्पीड ऑफ वेवलेंथ में, क्योंकि जब वेव रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम अ गिवन सरफेस it doesn't changes the wavelength or speed, so wavelength and speed will be same as before, right? So this is your answer for the 8th one. Now moving to the 9th one. दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो, फिजन की भी और फ्यूजन की भी. तो फिजन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. ऐसे ही होता है ना कि हमारा कोई भी अगर लेट से एक हमारे पास एलिमेंट है, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सो यस, इट इज़ बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. और होता क्या है? इट विल रिलीज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यू. ठीक है. अब ऑन द अदर हैंड वी हैव न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है हमारा? It is basically combination of two or more smaller atoms to create a large atom and it will release energy. So yes, it is basically combination. यहाँ पे आप दो words का use करोगे तभी आपको marks मिलेंगे. एक तो है splitting of a nucleus into smaller particles, और on the other hand you have combination of two smaller particles to create a larger atom. और सेकंड वाले पे चलते हैं अब हम. इट इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड. सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 2 न्यूक्लियर हैव मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 2:5. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज़? तो अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी, वी नीड टू गिव 2 डिफरेंसेस. सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? दे रिक्वायर हाई एनर्जी, हाई स्पीड न्यूट्रियॉन्स टू वर्क. हाई स्पीड न्यूट्रियॉन्स. एंड दिस रिक्वायर्स ऑन द अदर हैंड, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें चाहिए होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ताकि ये वर्क कर सके. ठीक है. अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं. सेकंड पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इट इज़ गिवन दैट यू हैव 2 मास नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 2:5. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया? A1/A2 आपको दिया हुआ है विच इज़ 2/5. What is the ratio of their nuclear densities? अब न्यूक्लियर डेंसिटीज़ का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मास ओवर वॉल्यूम. इट इज़ मास ओवर वॉल्यूम. और यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल के क्या मिलता है हमें? इट इज़ A/4/3 पाई r³. और अब यहाँ पे हम इसी का यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटीज़ का रेशियो. ρ1/ρ2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? A1/4/3 पाई r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय A2/4/3 पाई r2 का क्यूब. सो यहाँ पे यू कैन कैंसिल 4/3 विद 4/3, पाई विद पाई, और r1 क्यूब बचा हमारे पास और r2 क्यूब बचा. तो इसको भी आप नोट कर सकते हो ना. r1 का फॉर्मूला क्या होता है, या रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r0 A1/3. तो आप यहाँ पे कैसे नोट करोगे इसको? r1 का क्यूब है, इसका मतलब r0 का क्यूब, और ये हो जाएगा A⁻1. ठीक है. तो इसको अभी आप इससे कैंसिल कर सकते हो. तो ये आपका बच गया 1, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद A2. r2 का क्यूब, r2 का क्यूब भी ऐसे लिखेंगे, r0 पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो आपको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा? इट विल गिव यू A2 and A2 will be cancelled, so you will be left with 1/r0 cube, 1/r0 cube. So cancel both of them, you will get 1:1. So nuclear densities हमारी cancel होके क्या आ गई हैं? 1:1. So this is your answer for B part. Now moving to the 10th one. Let's start with question number 10. It says, in accordance with the Bohr's model, find the quantum number that categorize the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 × 10⁻11 meter with the orbital speed of 3 × 10⁻4 meter per second. Mass of Earth is 6 × 10⁻24.
सो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है n। यहाँ पे आपकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब आपके पास h की वैल्यू है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, m आपके पास है, v की वैल्यू आपके पास है, r की वैल्यू आपके पास है। यू हैव ऑल द वैल्यूज, जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इट। n की वैल्यू वैसे अगर हम लिखें तो mvr 2 पाई ओवर h हो जाएगा। मास इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24, v इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 into r is 1.5 into 10 raised to power 11, and then you have 2 into 3.14 divided by h क्या होता है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज़ 6.6 into 10 raised to power -34। बस आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं यहाँ से हम, बहुत आसान है फाइंड आउट करना। सो इफ़ यू रिड्यूस ऑल ऑफ दीज, जैसे कि आप 10 की पावर्स को रिड्यूस कर सकते हो बहुत आसानी से, 10 to the power 24, 24 plus 4 is 28, 28 plus 11, 28 plus 11 will give you 9 and 3, 39, and then you have 6 into 3, 1.5, 2 and 3.14, 6 और 6.6 को आप कैंसिल कर सकते हो, और ये 10 to the power 34 को -34 को ऊपर लेकर जाओगे तो पॉजिटिव 34 हो जाएगा, राइट। एंड दिस विल बी 1.1। आपके पास ऊपर क्या बचा, 3 बचा है, 1.5 है आपके पास, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, 3 इट विल बी इंटू 1.5 which is 4.5, and 4.5 को you will multiply it with 2 and then you will multiply it with 3.14, that is 28.26, और डिवाइड में क्या आएगा आपका 1.1, just divided by 1.1 and you will get your answer as 25.69 into 10 raised to power 39 plus 34 है ना, so this will give you 10 to the power 73. So yes, this is your answer, and if you want to convert it into standard form, आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को आगे ले जाओ, it will give you 2.569 into 10 to the power 74. So yes, this is the quantum number that categorize the Earth's revolution, and this is your answer. Now moving to the next one. 2 स्लिट्स बनाए हुए हैं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि हमारा जो स्लिट्स हैं उनके बीच का जो गैप है इट इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मिलीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो हमें सेपरेशन दिया हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ डी फॉर अस, स्मॉल डी 1 mm। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे मीटर में, इट विल बी 1 into 10 raised to power -3, ठीक है, इन मीटर। तो डी आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे स्मॉल डी की, और बिग डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि जो गैप है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में इट इज़ अबाउट 1 मीटर। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी, ऑलरेडी गिवन है हमें 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी 500 into 10 raised to power -9 meter it will be. Then you have to find बीटा इन दिस केस ना। सो बीटा का हमारा रिलेशन क्या होता है, डी लैम्डा ओवर डी। डी की वैल्यू 1 है, स्मॉल डी की वैल्यू आपकी 1 into 10 raised to power -3 है, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय लैम्डा वी हैव टू पुट। सो लैम्डा इन दिस केस इज 500 into 10 raised to power -9, and d in this case is, small d is 1 into 10 raised to power -3. So yes, now you can simplify this expression, 500 आ जाएगा आपके पास, and then you have 10 to the power -9 plus 3. So आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 into 10 raised to power -6 meter, right? And if you want to write into the standard form, it will be 5 into 10 raised to power -4 meter. And yes, this is your answer for 11th one. Now we'll be moving to 12th question.